हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की विज्ञान की किताब और कक्षा 12 की जीव विज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। जो 12th क्लास की बायोलॉजी है उसको मैंने अभी स्टार्ट किया है और जो 10th क्लास की विज्ञान है वो पहले से चालू कर रखी है। उसमें 10th क्लास की किताब में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें आपका पार्ट नंबर 9 था, वो चल रहा था प्रकाश। उसमें परावर्तन और दर्पण, अपवर्तन, कोणांतिक परावर्तन आदि पढ़ लिए थे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेंस में अपवर्तन। लेंस के प्रकार वगैरह पढ़ लिए हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस में अपवर्तन। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाना ना भूलें। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हो तो अपने नज़दीकी साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस में अपवर्तन। लेंस में अपवर्तन पढ़ने से पहले पीछे एक हमारा टॉपिक रह गया था, वो रह गया था वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले आज हम उसी वर्ण विक्षेपण को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में लेंस में अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा लेंस में अपवर्तन। लेंस में अपवर्तन, ये टॉपिक हमारे रहेंगे आज के। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विक्षेपण। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। तो देखिए भाई, वर्ण विक्षेपण क्या है, सबसे पहले आप इसका अर्थ जानने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम आज इसका अर्थ बताते हैं। तो देखिए, जो वर्ण है, इस वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब होता है रंग। और जो विक्षेपण है, इस विक्षेपण का मतलब होता है बिखरना। विक्षेपण का अर्थ यहाँ हो गया बिखरना, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया रंगों का बिखरना। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, रंगों का बिखरना। देखिए कैसे रंगों का बिखरना यहाँ संभव हो रहा है, वर्ण विक्षेपण में कैसे रंग बिखर रहे हैं। तो देखिए भाई, जो आपको भी पता है एक प्रकाश है श्वेत प्रकाश। ये श्वेत जो प्रकाश होता है, ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। यहाँ कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए 7 रंग कौन कौन से हैं, तो एक नाम याद रखना है, वो नाम याद रखना है बे जा नी है पी ना ला। बेजानी है पीनाला। आपको ये नाम याद रखना है। जहां बेटा यहाँ जो बे है, इस बे का मतलब होता है बैंगनी। यहाँ बे का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ हो गया बैंगनी। जा का मतलब हो गया यहाँ जामुनी। जा का मतलब जामुनी। नी का मतलब हो गया नीला। नी का मतलब नीला। है का मतलब हो गया हरा। पी का मतलब हो गया पीला। ना का मतलब हो गया नारंगी। ना का मतलब नारंगी। और ला का मतलब हो गया लाल।
ये 7 रंग हो गए। इन 7 रंगों को मिलाने पर हमारे पास श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इन 7 रंगों को यदि हम मिलाते हैं तो हमारे पास कैसा प्रकाश प्राप्त हो रहा है? श्वेत प्रकाश प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हम श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो बच्चों जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, ये वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म में संपन्न होती है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण। यहाँ किस में पढ़ेंगे? प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण। तो बेटा यहाँ सबसे पहले हम प्रिज्म का चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये प्रिज्म हो गया जिसका हमने नाम रख दिया ए बी सी। ठीक है। अब देखिए इस प्रिज्म के ऊपर इस प्रकार से एक 7 रंगों की या श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं या गुजारते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण कैसी होगी? तो आप कह दोगे कि ये श्वेत प्रकाश की किरण होगी। ये कैसा हो गया? श्वेत प्रकाश। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहां से इसका अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन होने पर ये जानी कैसे चाहिए थी? इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी। इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसका अपवर्तन हो गया। और अपवर्तन होने के बाद में ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है, ये श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो देखिए कैसे हो रहा है 7 रंगों में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये 7वां रंग। ये 7 रंग हो गए। इन 7 रंगों का कैसे पता चला हमें? कैसे मतलब कि इनको डिफाइंड किया? अब ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग हमें हमारी आंखों पे दिख गए। तो इनको देखने के लिए हमने एक यहाँ पर्दा डाल दिया। ठीक है। इस पर्दे के ऊपर ये 7 रंग इस प्रकार से प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ये जो 7 रंग हैं, ये 7 रंग इस पर्दे पर प्राप्त हो गए। इस पर्दे को, जिस पर्दे पर इन 7 रंगों को हमने प्राप्त किया, इस पर्दे को हमने कहा स्पेक्ट्रम। क्या कहा? स्पेक्ट्रम। इस पर्दे का हमने नाम रख दिया। अब देखिए ये जो क्रम प्राप्त हुआ है, ये क्रम कैसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे ऊपरी ऊपर ला प्राप्त हुआ। इस क्रम को हमने उल्टा लिखा तो सबसे ऊपरी ऊपर कौन सा रंग प्राप्त हो गया? लाल। ला का मतलब यहाँ क्या हो गया? लाल हो गए। फिर उसके बाद में क्रम जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ ना, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? नारंगी रख दिया। फिर उसके बाद में जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ पी, फिर प्राप्त हुआ है, फिर प्राप्त हुआ नी, फिर प्राप्त हुआ जा और फिर प्राप्त हुआ बे। देखिएगा बे, जा, नी, है, पी, ना, ला, नाम जो आपके पास है वो सारे मैंने बता रखे हैं यहाँ। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जहां पर एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, कि इन 7 रंगों में जो सबसे अधिक तरंग दे रहे हैं वो किसकी है और सबसे अधिक आवर्ती किसकी है? तो ध्यान रखना भाई, जो आवर्ती होती है वो आवर्ती सबसे अधिक लाल रंग की होगी और सबसे जो कम होगी वो सबसे कम होगी कौन से की? बैंगनी की। ठीक है। और जो तरंग दे रहे हैं वो तरंग दे रहे सबसे अधिक जो होगी वो सबसे अधिक होगी बैंगनी और सबसे कम होगी लाल की, जिसके कारण हमें उच्च प्रकाश के अंदर भी, बहुत अधिक प्रकाश में भी जो लाल रंग है, ये लाल रंग आसानी से दिखाई देता है और बैंगनी रंग कम दिखाई देता है। जिसके कारण ही जो रोड लाइटें होती हैं वो रोड लाइटों में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो वर्ण विक्षेपण वो समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूं
कि जब भी किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में प्राप्त होता है या 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उस पर्दे को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंगों का क्रम है, बेजानी है, पीनाला। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक था वर्ण विक्षेपण ये कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा लेंस में अपवर्तन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहना चाह रहा है इंपॉर्टेंट, ये कहना चाह रहा है कि आप जब लेंस में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ोगे तो उस प्रतिबिंब निर्माण में तब तक आप सही प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर पाओगे जब तक ये चीज आपको नहीं आएगी। कौन सी चीज? लेंस में अपवर्तन नहीं आएगी तब तक आप लेंस में प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर पाओगे। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आराम से ध्यानपूर्वक देखना। बेटा मैंने लेंस जो है वो 2 प्रकार के बताए हैं। सबसे जो पहला लेंस बताया था वो लेंस बताया था उत्तल लेंस, जिसको मैंने ये कहा था कि वह लेंस जो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। दूसरा जो लेंस बताया था वो दूसरा लेंस बताया था अवतल लेंस, वह लेंस जो किनारों पर से तो मोटा होता है जबकि बीच में से पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो देखियो भाई, मान लीजिए कि ये हमारा इस लेंस का क्या है, मुख्य एक्स है, जहां यहां हमने वक्रता केंद्र C मान लिया, यहां हमने फोकस F1 मान लिया। इस वक्रता केंद्र C1 को हम 2F1 भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, इसको 2F1 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ फोकस F2 मान लिया और यहाँ हमने वक्रता केंद्र C2 मान लिया, जिसको हम 2F2 भी बोल सकते हैं। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 2F2 भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने दर्पण जो है, इस दर्पण के अंदर परावर्तन के नियम पढ़ाए थे, वैसे ही यहाँ लेंस में अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, पहला जो नियम होगा लेंस में, वो पहला नियम दोनों लेंसों में, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, दोनों लेंसों में समान होगा नियम, एक ही नियम होगा। और वो क्या होगा वो देखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है, मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात, जैसे मैंने दर्पण में ये बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो बेटा वहां तो दर्पण में तो हमने परावर्तन पढ़ा था, लेकिन यहाँ लेंस में हम पढ़ेंगे अपवर्तन। लेंस में यहाँ किस चीज को पढ़ेंगे, तो लेंस में अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर, ये मुख्य एक्स है, यहाँ मैं उसका नाम आपको बता देना चाहता हूं, और उसका नाम जो है वो है मुख्य एक्स। ये क्या हो गया, मुख्य एक्स। तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है, देखिएगा, मान लीजिए कि ये मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित हो गई, तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किधर से गुजरेगी, मुख्य फोकस से
होकर के गुजरेगी। पहला नियम यही हो गया हमारा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात, दर्पण में तो हमने क्या पढ़ा था, परावर्तन पढ़ा था, लेकिन यहाँ लेंस में क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिएगा कैसे गुजर जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है, अपवर्तन होगा। तो मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि अपवर्तन में कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो ये एक पृथककारी तल हो गया, इस तल के इस तरफ एक माध्यम हो गया और इस तरफ दूसरा माध्यम हो गया। तो दूसरा माध्यम हो गया तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये मुख्य फोकस हो गया तो इस मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा जो हम, यदि आप इसमें देखना चाहो अवतल लेंस में, तो मान लीजिएगा कि ये इस अवतल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, जहां ये इसका f2 है और यहाँ इसका क्या है, f1 है। वही नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, तो बेटा मैंने एक चीज बता दी थी आपको, और वो चीज बताई थी कि उत्तल जो लेंस होता है वो अपवर्तित किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस उनको बिखेरता है। तो यहाँ ये आपतित किरण है, आपतित हो गई, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो ये इस प्रकार से दूर चली जाती है। लेकिन जब इसी अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमारा पहला नियम हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये आपका पहला नियम हो गया। अब देखिएगा दूसरा नियम क्या कह रहा है। तो दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम इस पहले नियम का उल्टा हो जाएगा। पहला नियम क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यहाँ दूसरा नियम क्या कहेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर, दर्पण पर नहीं, लेंस पर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है। देख लीजिएगा, चाहे पहले का उल्टा हो गया। पहला नियम क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ देख लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जैसे देखो, मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है और यहाँ हमने एक अवतल लेंस ले लिया, ठीक है। ये उत्तल लेंस का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, जहां ये f2 हो गया, ये f1 हो गया। तो देखो पहला ये नियम क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, तो ये मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित हो गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती, अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से चली जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ऐसे ही दूसरा जो लेंस है उस दूसरे लेंस में देखिएगा, ये एक प्रकाश की किरण है जहां पर यहाँ हमने क्या मान लिया, f1 मान लिया,
और यहाँ हमने क्या मान लिया, F2 मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, तो होने को क्या है, जैसे प्रकाश की किरण है वो मैंने बता दिया है कहाँ से अपवर्तित होगी, मुख्य फोकस से होकर के आपतित होगी। तो वही कि मुख्य फोकस से होकर आपतित करोगे आप इस प्रकार से तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के चली जाती है, सॉरी ऐसे नहीं होगा भाई, यहाँ इस देखिए दूसरे लेंस में देख लेते हैं, ये तो पहले लेंस में हो गया, अब दूसरे लेंस में देख लेते हैं कि ये तो इसका F1 हो गया और ये इसका F2 हो गया। अब देखिए क्या होता है, होता ये है कि मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित हो रही है, ये मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित हो रही है, इसका ये क्या हो गया, आपतन हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से, अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ तो ये मुख्य एक्स के समांतर अपवर्तित हो गई। ये आपका दूसरा नियम हो गया अपवर्तन का लेंस के अंदर। अब तीसरा जो नियम होगा वो तीसरा और लास्ट नियम क्या कह रहा है वो देखो। दर्पण के अंदर तो 4 नियम थे परावर्तन के, यहाँ अपवर्तन के 3 ही नियम होंगे। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रकाशिक केंद्र, सॉरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े, अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। देखिए कैसे निकल रही है, यहाँ एक ही डायग्राम में मैं बता देता हूँ, दोनों में सेम होगा, दोनों लेंसों में। मान लीजिए कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य एक्स है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकाशिक केंद्र पर इस प्रकार से आपतित तो होती है तो ये मुड़ेगी नहीं, नहीं मुड़ेगी तो क्या होगा, सीधी रहेगी और सीधी ही अपवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब इस प्रकार से सीधी ही अपवर्तित हो जाती है। यही घटना अवतल लेंस में होगी। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधी ही अपवर्तित हो जाएगी। ये आपके तीनों नियम, अर्थात हमारा जो टॉपिक था लेंस में अपवर्तन, वो लेंस में अपवर्तन कंप्लीट हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, जिसका डायग्राम मैंने बना करके बता दिया। ऐसे ही जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। ऐसे ही तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी ही अपवर्तित हो जाती है। यह आपके आज के जो दोनों टॉपिक थे वो दोनों टॉपिक मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। उम्मीद है मेरे को कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसका सॉल्यूशन आप तक दोबारा अच्छी प्रकार से पहुंचाया जा सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब समझ में आ गया है, तो फिर सब्सक्राइब करना भी जायज सी बात है। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी जरूर करोगे। और मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मेरे को ये उम्मीद है कि आपके अपने इस YouTube चैनल को इतना शेयर करोगे और सब्सक्राइबरों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाओगे कि कुछ ही दिनों में हम और आप लाइव तरीके से यहाँ जो भी पढ़ाई से संबंधित बातें हैं वो करेंगे, ताकि आपकी जो समस्या होगी वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालोगे और मैं आपको हल करवाता रहूँगा। तो ये इतनी सी जो मेहनत है वो आपके अपने इस YouTube चैनल के लिए करोगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। बाकी फिर भी ये सभी बातें आपके हाथों में है, आप करोगे या नहीं करोगे। तो अंत में फिर मैं कहूँगा कि अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।